स्वतंत्रता से पहले भारत केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि अनेक व्यवस्थाओं का समूह था। कहीं डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, कहीं रजवाड़े और कहीं ऐसी रियासतें जहां शासन तो स्थानीय था लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश सत्ता के पास था। आजादी के बाद देश को एक सूत्र में बांधने के लिए राज्यों को ABCD वर्गों में विभाजित किया गया, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि ये संरचना ना तो प्रशासनिक रूप से व्यवहारिक है और ना ही संघीय ढांचे के अनुकूल। यहीं से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ने गति पकड़ी और 1956 में हुआ संविधान का 7वां संशोधन, जिसने भारत की संघीय संरचना को नई दिशा दी। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की विशेष श्रृंखला संविधान और संशोधन की इस कड़ी में। और हम इस कड़ी में राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े ऐतिहासिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे दो विशिष्ट मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं विधि मंत्रालय के पूर्व सचिव सुरेश चंद्रा जी। सर, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मनोज सिन्हा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। क्या 7वां संवैधानिक जो ये संशोधन है, इसकी कितनी ज़रूरत थी उस वक्त और क्या परिस्थितियाँ थी? थैंक यू। उस समय पहले से ही कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि लैंग्वेज, भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स बनाई जाएं, और ये बहुत ज़्यादा एजिटेशन था कहीं कहीं, और विशेषकर साउथ में। उसके बाद जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद कुछ और आवाज़ें उठी, एजिटेशंस हुए। जो हमारे उस समय के लीडर्स थे, नेता थे, उन लोगों को ये चैलेंज था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और आर्थिक, प्रशासनिक और फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट हैं उनका कंसिडरेशन, और लास्ट में लोगों का वेलफेयर। इन चारों कंसिडरेशंस को देखते हुए एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में ये डिसीजन हुआ कि जो हमारा दोबारा से हमारे जो स्टेट्स हैं और नया इस एक्ट के थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू यूनियन टेरिटरीज़ का जो प्रावधान किया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे कुछ, उनको यूनियन टेरिटरीज़ में बनाया गया। ये कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी हुआ था उस समय क्योंकि सबसे बड़ा नया फ्रेजाइल कंट्री था हमारा, और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि किस तरह से हमारा एक देश एक रह पाएगा। तो उसे देखते हुए जो उस समय की पॉपुलर डिमांड्स थी, पॉपुलर डिमांड्स लिंग्विस्टिक और कल्चरल कंसिडरेशंस ज़्यादा थे, उसी को ध्यान में रखते हुए, और रिपोर्ट्स जितनी भी धर कमेटी रिपोर्ट और बाकी जो बाद में 1953 में फजल अली कमीशन बना, उसके बेस पे और गहन अध्ययन के बाद, जैसे आपने बताया कि जॉइंट कमेटी भी थी, उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट था जो अभी तक इट हैज़ प्रूव्ड टू बी गुड। सर, वही मैं आपसे समझना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब आज़ादी मिली तो ABCD कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया, इसकी क्या वजह थी, और ABCD का जो प्रशासनिक ढांचा था वो कितना चुनौतीपूर्ण था? आज़ादी के समय जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इन कैटेगरीज, वो हमने इनहेरिट किया था जी। आपने उसको खुद मेंशन किया है कि कुछ अंग्रेज़ों की पर्सनालिटीज़ थी, कुछ हमारे रजवाड़े थे, तो उन सब के कंट्रोल के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया इनटू ABCD। लेट अस से कि 1956 का जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ,
वो मोरलेस आप रखेंगे तो ABCD को उन्होंने A और B में बांट दिया, जहां पर स्टेट्स आ गए और यूनियन टेरिटरीज आ गए। दैट मीन्स इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिवली, जैसा चंद्रा साहब ने अभी आपको मेंशन किया, इट वाज सिंप्लीफाइड, लॉट मोर सिंप्लीफिकेशन वाज देयर, एंड येट डेफिनेशंस जो थे वो क्लियर कट लाइंस पे होने लगे। हाउ अ स्टेट विल बी एडमिनिस्ट्रेड, दिस बिकेम मच मोर यानी कि कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए। तो ABCD जो था वो विरासत में थी, और जो हमने बनाया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, या उसको AB कह लें, तो ये दोनों डिवीजन जो था ये हमारा चोजन डिवीजन था, जो हमने कॉन्शियसली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डिफाइन करने के लिए हमने उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। जो उस समय का वातावरण था उसमें लॉजिकल भी दिखता है, मेंशन अभी सुरेश जी ने भी किया कि नेशनल एक इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसकी चिंता सबके दिमाग में थी। तो उन चिंताओं को करते हुए, और याद रखिए कि इसके साथ साथ देयर वर अदर चेंजेस दैट वे कमिंग अबाउट। अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया जैसे 356 में भी परिवर्तन आ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे हमारे जिनमें ये परिवर्तन आता गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था वो ऑलमोस्ट जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर था इंडिया का, उसको धीरे धीरे डिफाइन करने लगा कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब और भी बहुत सारे संशोधन आगे भी होते रहे, लेकिन सेंटर का क्या रोल रहेगा, और उसकी एक महत्ता अपनी जो थी वो स्ट्रेंथन हुई इस 7th अमेंडमेंट से। और फिर भी स्टेट्स के पास एक सर्टन पावर जो है उनको फील हुआ, बिकॉज जो लाइंस अभी बताया सुरेश जी ने कि वो डिफाइन हो गई वहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर जो डिमांड्स थे। और याद रखिए कि ये 7th पे कमीशन 7th अमेंडमेंट आने के पहले धर कमीशन और JVP कमिटी, इन सब ने रिजेक्ट भी किया था इसको। वही बड़ा दिलचस्प वो किस्सा है कि आज़ादी के बाद 2 जो कमीशन, और जैसा कि आपने एस के धर कमीशन की बात की, और उसके बाद JVP कमीशन यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इतने बड़े कमीशन के ना करने के बाद एक और कमीशन 1953 में बनता है, फजल अली आयोग, और उसके रिकमेंडेशन को मानना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह है आप समझते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी कि आप जो भाषाई आधार पे हैं राज्यों का एक बार फिर पुनर्गठन करना ही पड़ा? सुरेश जी। थैंक यू। देखिए नवीन, विक्रम जी, इनफैक्ट जब लॉ आता है उसके लॉ के 2 रीज़न होते हैं, या तो पॉपुलर डिमांड हो जी, या फिर सोवरीन की या जो रूलर्स हैं उनकी इतनी पावर हो कि वो अपनी चलाए जी। यहाँ स्टार्टिंग में क्योंकि हमारा देश तभी आज़ाद हुआ था, नेशनैलिटी की भावना बहुत ज़्यादा थी, नेशनैलिटी के साथ में बहुत कशिश थी कि हम डेवलपमेंट करें, बहुत अच्छा एक कंट्री बने। उसमें कुछ जो स्वर आ रहे थे वो रीजनलिज्म और लैंग्वेज के बेस पे कुछ एजिटेशन था। तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम अपनी यूनिटी को और इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखें जी। उस समय धर कमेटी में और JVP कमेटी में ये प्रीडोमिनेंट था कि हम अपने इसको बहुत जल्दी नहीं बदलें, और हम अपने जो दूसरे टारगेट हैं डेवलपमेंट के या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ डेवलप करने के, हम उधर अपना रिसोर्सेज लगाएं। लेकिन स्लोली जब एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी आई, जब लैंग्वेज की वजह से जो कई बार आता है, और एक बहुत बड़ी बात थी कि लोगों को एलिजियंस जो है ना वो अपने क्षेत्र या अपनी भाषा या अपनी संस्कृति के प्रति भी थी, तो उनको भी एक हमें एलिनेट होने से रोकना था। तो जब ये कमीशन बना और सारे लोगों के व्यूज़ आए और गहन स्टडी हुई, उसके बेस पे फिर उन्होंने जो मैंने 4 कंसिडरेशन बताए, पहला था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कोहेरेंस जी, दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, तीसरा था यूनिटी
रेदर दूसरा था ये यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, लास्ट था वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये जो 4 कंसीडरेशंस थे, इनको देख करके ये फजल अली आयोग के कंसीडरेशन यस, ये फजल आयोग के, और ये प्रीडोमिनेंटली उन्होंने स्टडी किया आफ्टर टेकिंग द व्यूज एंड स्टडीइंग द सर्कमस्टांसेस। लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, रूलिंग के प्रति एलिजियंस रखना और उनको कुछ अलिनेट नहीं हो, ये भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन था। सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा क्या वजह थी जो राज्यों को भाषाई आधार पर उस समय, क्योंकि ये मांग ऐसा नहीं है, ब्रिटिश राज में 1800 के दौरान भी, उस 19वीं सदी में भी हम देखें तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हुई। इवन अगर बात करें तो आज़ादी से पहले कांग्रेस की जो इकाइयां होती थीं, स्थानीय इकाइयां, वो भी भाषाई आधार पर थीं। ऐसे में, और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर पूरा देश एक ही था। ऐसे में क्या डर था सरकार को कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का गठन होता है तो जो देश है वो एक और विभाजन की तरफ जाएगा? किस तरीके का डर था? देखिए, आज़ादी के समय जो परिवर्तन हो रहे थे बहुत तेजी से हो रहे थे, बिकॉज एक जब छोटा बच्चा होता है उसकी ग्रोथ बिल्कुल दिखने लगती है, और आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो एक शिथिलता आ जाती है आपके ग्रोथ प्रोसेस में। भारत 1950s का भारत जो था उसी तरह का था। सर ने मेंशन भी किया, जैसे फाइनेंशियली आप देखेंगे तो महलानोबिस मॉडल हमने अडॉप्ट किया, हमने सोशलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट लिया, हमने प्लानिंग कमीशन बनाया उस समय, जो कि 5 ईयर प्रोग्राम्स हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करने लगा, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह। तो देयर वर सो मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस, इतने परिवर्तन उस समय हो रहे थे पूरे समाज में कि कई बार आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, लेकिन एक अंडरलाइंग जो प्रायोरिटी थी वो नेशनल इंटीग्रेशन बनाए रखना और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना, सारी चीज़ों के, सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर रखना, ये तो था ही सबके अंदर। तो जो आज़ादी के पहले जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार धर कमीशन ने या जेबीपी ने, और याद रखिए इतने बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बट सबने उस समय उचित नहीं समझा उसको कंसिडरेशन में लाने का। बट बाय 1953 जैसे आंध्रा की जो डिमांड आया तो दृष्टिकोण में एक परिवर्तन भी सबके आने लगता है कि कोई हर्ज नहीं है। और हर्ज इसीलिए नहीं लगा क्योंकि नेशन बनता है, बट नेशन हमेशा लोगों से, अलग कल्चर से, सब कल्चर से और इन सब से के यूनिटी से बनता है और उनकी उन आइडेंटिटीज़ को भी महत्वपूर्ण माना भी जाना चाहिए और महत्ता देनी भी चाहिए, तभी जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो हमारा हो पाता है। तो भारत को एक रूप देने के लिए उसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे, इसके डेफिनेशन में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना एक रोल उस समय प्ले किया। बिल्कुल, यही मैं सुरेश जी आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर 20वीं सदी के देखें तो 4 जो कमीशन, आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो साइमन कमीशन और रेडक्लिफ कमीशन, और आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो फजल अली आयोग और मंडल कमीशन, ये 4 बेहद महत्वपूर्ण जो आयोग हुए। तो इसमें फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं कि उसने भारत का जो नक्शा है उसमें एक जो स्टेट जो पूरा उस नक्शे के अंदर किस तरीके की डेमोग्राफी हो सकती है उसे डिफाइन किया? कितना महत्वपूर्ण था वो आयोग की रिपोर्ट? हाँ, देखिए, जो मैं तो कहूँगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 4 कैटेगरी की सिर्फ 2 ही कैटेगरीज कर दी जी, और उससे एडमिनिस्ट्रेट जो हमारी जो प्रशासनिक जो सहूलियत थी उसको ध्यान में रखते हुए, और जो कंसीडरेशंस अंग्रेज़ों के थे वो डिफरेंट थे, क्योंकि वो अपनी कन्वीनियंस देखते थे, क्योंकि उन्हें भाषा से और उससे बहुत ज़्यादा कोई लगाव नहीं था, संस्कृति से उन्हें अपना इंटरेस्ट साधना था जी। लेकिन हमें
हमारा पुलिस स्टेट नहीं था, आज़ादी के बाद हमारा वेलफेयर स्टेट हो गया। वेलफेयर स्टेट में जो भी मेजॉरिटी की वॉइस है उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते, और वही हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने किया। जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया कि प्रायोरिटीज़ हमारी उस समय की, जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रायोरिटीज़ सबसे ज़्यादा थी, ऊपर थी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखना जी। उसके साथ साथ डेवलपमेंट करना, जो हमारे रिसोर्सेज हैं कहीं इधर उधर बेकार की उस उलझनों में नहीं चले जाएं, इसलिए उन्होंने पहले अपनी प्रायोरिटीज़ कुछ और रखी। जैसे सिन्हा साहब ने कहा, हमारा पंचवर्षीय जो योजना थी डेवलपमेंट की और इसकी इतना तेज़ी से, बाद में जब कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी रीजन के बेस पे, संस्कृति के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे, तो शायद प्रायोरिटीज़ हमारी थोड़ा बदली, और फिर ये आंध्रा स्टेट, फिर दूसरे जो भी उन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद में ये अमेंडमेंट आया। सर सबसे मैं प्रोफेसर साहब आपसे यही समझना चाहूँगा कि आंध्रा में सबसे पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई गई भाषाई आधार पर, क्या उसकी वजह थी कि आंध्रा में इतनी जो ये आंध्रा से मांग उठी, पूरे देश में बाद में हर जगह से यही मांग उठने लगी? आंध्रा के बारे में हमें बताइए, क्यों इतनी पुरजोर तरीके से मांग उठी? देखिए, मतलब ये नहीं मानता हूँ कि आंध्रा की मांग कोई बहुत अलग थी किसी से। मतलब जैसे आप तमिल लैंग्वेज को लेंगे या तमिलियंस को, लेकिन जो जिस तरीके का अनशन प्रोफेसर साहब वहाँ हुआ पोटी श्रीरामुलु का, तो वो अपने आप में उस तरीके की चीज़ें बाकी राज्यों में नहीं दिखाई दे रही थी जी। मतलब श्री रामुलु जी का जो अनशन था, फिर उनका डेथ हो गया, उसको मैं प्रेसिपिटेटिव एक्शन मानता हूँ कि मतलब वो कोई एक कहीं से तो हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो आंध्रा में चूंकि उनका इतना ज़्यादा आग्रह रहा पोटी जी का, तो बिकॉज ऑफ हिज डेथ द इशू प्रेसिपिटेटेड ओवर देयर, ठीक है। बट आप एनालाइज करेंगे तो ऐसा नहीं कि दूसरी भाषाओं के लोग जो थे वो उससे कोई कम डिमांड रखते थे या अपेक्षा रखते थे। लेट अस पुट इट मोर प्रूडेंटली कि अपेक्षा भी और लोगों की भी थी। लेकिन हाँ, शुरुआत तो आंध्रा से हुई, और चूंकि किसी एक व्यक्ति ने ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी जान ही दे दी बिल्कुल उस एजिटेशन में या डिमांड में, तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेट वहाँ पर हो गया, ये मेरा मानना है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं यही आपसे समझना चाहूँगा कि क्या समस्याएं, जैसे मान लीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आंध्रा आता होगा, तो ऐसे में जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके सामने किस तरीके की वो चुनौतियां फेस कर रहे होंगे, वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, भाषा के आधार पर अब एक हिंदी को छोड़ दें जो कि हम प्रेडोमिनेंटली कई स्टेट्स में हैं, बट वहाँ पर भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट जिनको कहते हैं, वहाँ पर भी रीजनल भाषाओं का अपना एक इम्पोर्टेंस रहा है। कई ऐसी भाषाएं भी रही हैं जिनके डिमांड्स पूरे भी नहीं हुए हैं। मैथिली फॉर एग्जांपल एक ले सकता हूँ, हाल में काफ़ी डिस्कशन में था बिहार के इलेक्शन के दौरान में। भोजपुरी इज़ अनदर वन जिसका कोई स्टेट डेफिनेशन भी नहीं है, जितना यूपी का है उतना ही बिहार का, इस तरह से। और भोजपुरी स्पीकिंग लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मौजूद हैं, मतलब फिजी से लेकर के और गोयाना तक सब लोग मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं, भाषाओं की आइडेंटिटी पर तो और भी डिमांड्स रही हैं। लेकिन ये बात सही है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय कई महत्वपूर्ण भाषाएं, और बहुत बड़ा था। याद रखिए कि जो अंग्रेज़ों का जो स्ट्रक्चर होता था, तो अब जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी भी एक समय में 1930s तक बिहार, बंगाल, आज का तो आप झारखंड भी ले लीजिए, उड़ीसा, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे। तो भाषाओं से क्या होता है कि लोग जो भाषा बोलते हैं उससे उनकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी भी होती है, बट उससे भी महत्वपूर्ण मानता हूं कि एक कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास जा रहे हैं, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं, तो
communication is as important as the redressal that you later on get. बिल्कुल तो कई बार सुन लेने से ही बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। तो उस आधार पर ये मानता हूं कि ये बहुत बेजाय नहीं था, अपनी जगह पर एक वैलिडिटी इसकी थी। और इससे आप जो इफेक्ट अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि चलिए 7th पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, कई चीज़ें जुबान पर रहती हैं तो बार बार आ जाती हैं, वो 7th अमेंडमेंट जो था, अमेंडमेंट को अगर एनालाइज केवल करें, सिर्फ ये ना देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या था, एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन पर की तरफ बढ़ने के लिए या स्ट्रेंथनिंग ऑफ जो फेडरलिज्म हम कहते हैं अपना, वो फेडरलिज्म के स्ट्रेंथनिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका रहा है। बिल्कुल, बिकॉज एक बार जब ये भाषाई तौर पर बन गए तो वो स्टेट्स बेटर एडमिनिस्ट्रेट भी हो गए, उनके अंदर में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आने चाहिए थे टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट वो ज़्यादा दिखने लगे। एंड ऑल इन ऑल मतलब वी वर एबल टू ग्रो फार बेटर, इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियली भी फार बेटर देन we could have expected before without the reorganization being there. बिल्कुल सुरेश जी, यही मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। आप किस तरीके का प्रभाव देखते हैं जो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद कितना आसानी हो गई राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, ख़ास तौर पर चूँकि जैसा कि सर ने कहा कि कई बार तेलुगु भाषी अगर तमिल भाषी क्षेत्र में जाता है तो उसे स्वाभाविक है कि गांव के आदमी, दूर दराज के आदमी को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी सहूलियत देखते हैं, उसका प्रभाव कितना देखते हैं आप? देखिए, प्रशासन में लैंग्वेज एक ऐसी जो चीज़ है कि अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो इंसान में और जानवर में डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ होता है वो कम्युनिकेशन से होता है। अगर आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी देखिए, जब कोई हिंदी भाषी कहीं भी तमिलनाडु में जाता है या उड़ीसा में जाता है तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस उनको सीखनी पड़ती हैं, तभी वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, एज तहसीलदार, एज कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। उसका यही रीज़न है कि आप ग्रीवेंस कैसे सुनेंगे? क्या आप कोई एजेंट अपॉइंट करेंगे? नहीं, वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। डायरेक्ट अगर आप किसी चीज़ को नहीं सुन सकते तो आप या कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपकी इनएफिशिएंसी पक्की होगी। तो सबसे पहली जो ये लैंग्वेज के बेस पे और जो रीजन के बेस पे जो हमारा ये डिवीज़न हुआ, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों की एलिजियंस टुवार्ड्स द नेशन एंड टुवार्ड्स दैट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट। अदरवाइज ऑलवेज देयर इज ए ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर आप कभी उनकी डिमांड, लोकल डिमांड नहीं मान रहे हैं तो हमेशा दे विल अगेन आई मीन यूज लैंग्वेज विच इज़ नॉट गुड फॉर द सेंटर। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर द लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ये बहुत ज़्यादा आ गई, कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा आ गया, ट्रस्ट डेफिसिट जो होता था वो डेफिसिट ख़त्म हो गया। इसी तरह से जो हमारे अदर जैसे स्कीम्स हैं, यहाँ की स्कीम्स हैं, सेंटर की, स्टेट की, उनके अंदर लोकल लोग समझेंगे ही नहीं अनलेस जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो एफिशिएंसी बहुत आई है इससे जो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को भी मिला है और वेलफेयर साथ साथ हुआ है और फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। प्रोफेसर मनोज जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि उसके बाद भी जैसे पहले 14 राज्य बने, उसके बाद भी लगातार राज्यों का विभाजन हुआ, तो क्या उसका जो संशोधन 7वां संविधान संशोधन था उसका प्रभाव भी आप आगे
देखते हैं जो राज्यों का बंटवारा हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और भविष्य में राजनीतिक तौर पर भी इसका कितना प्रभाव पड़ा जो हम आज तक देख रहे हैं। नहीं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से राजनीतिक प्रभाव तो पड़े ही, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली भी, इन द सेंस कि एक भाषा के लोग जब एक साथ आए, एक स्टेट में कैसी सरकार बनेगी, किस तरह का, तो स्टेट लेवल पे तो काफ़ी डायरेक्ट असर दिखता है, लेकिन वो असर हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स पे पड़े ये हमेशा ज़रूरी नहीं रहा है। विभिन्न फेजेस में उसका अलग अलग प्रभाव रहा है। लेकिन जो मेन सवाल आपने पूछा वो है कि बाद के जो रीऑर्गेनाइजेशंस हुए स्टेट्स के, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक तो होता है ना कि किसी एक आधार पर जब हम डिविजन्स कर लेते हैं तो उसकी संभावनाएं हमेशा फ्यूचर के लिए भी खुल जाती हैं जी। तो ऐसी उम्मीद बाद में लोगों के मन में रही कि और भी स्टेट्स बन सकते हैं, तो एक कंट्रीब्यूशन उसको तो हम मान ही लें कि पीपल ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि भाई हमारा भी बनना चाहिए, हमारा भी। मैंने एक दो एग्जाम्पल्स आपको दिए जहां भाषाई आधार पर नहीं भी बने, भोजपुरी स्टेट नहीं बना कभी, और कोई इसका बहुत बड़ा आज के दिन में पॉलिटिकल या अदरवाइज असर भी नहीं दिखता है उसका। लेकिन जो स्टेट्स बने वो नेसेसरीली भाषाई आधार पर फिर नहीं बने, वो कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए बने या अन्य इकोनॉमिक कारणों से बने। बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। जैसा छत्तीसगढ़ का ही एग्जाम्पल दें, अगर उसका बस्तर जैसा रीजन, बस्तर अपने आप में इतना बड़ा है जितना केरला स्टेट है, तो ऐसे में जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं उसे, कि जो बाद में भी जो राज्य बने वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ही बने। देखिए, अभी सुरेश जी बता रहे थे आपको कि एक लोकल एस्पिरेशंस भी होते हैं लोगों के, तो लोकल, मैं उसको स्पेसिफाई करता हूं, लोकल इकोनॉमिक एस्पिरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड भी है, झारखंड में भी बिल्कुल, मतलब प्रोड्यूस कोई कर रहा है, यूटिलाइज कोई और कर रहा है, बेनिफिट्स कहीं और जा रहे हैं, और फिर नेशनलाइज होने के बाद वो सारा प्रोड्यूस जो है आपके हाथ से चला जा रहा है, ऐसी एक फीलिंग लोकल लोगों को आती है। तो भाषाई तो एक एस्पेक्ट है, बट इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा फील होता है लोगों को। तो मेरा यही मत है, और आप शायद उसी डायरेक्शन में पूछ भी रहे थे, कि बाद के जो ये डिवीजन हुए हैं ये इकोनॉमिक ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना, बिहार से झारखंड का अलग होना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इकोनॉमिक यूनिट्स बने और फिर दे बिकेम बेटर एडमिनिस्टर्ड इन देयर ओन वे, बिकॉज एक होमोजीनिटी आ जाती है विद इन दैट स्टेट टू एडमिनिस्टर विद सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कि एक्सेप्टेबल हो लोकल लोगों को वहाँ पर। शुक्रिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जस्ट टू ऐड टू योर आंसर, जी, ये जो अमेंडमेंट आया, इस अमेंडमेंट ने जो फ्यूचर पाथ वो ओपन किया, क्योंकि उस समय जो कंट्रोवर्सीज थी अमेंडमेंट की, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड, व्हाट दे कैन अमेंड, व्हाट दे कैन नॉट अमेंड, तो ये जो अमेंडमेंट आया, इसने जो फ्यूचर जो हमारे स्टेट बनाए या यूनियन टेरिटरीज पहली बार बनाई, और जो आगे जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसके लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन था। लेकिन ये भी कह सकते हैं सर कि जिस तरीके का डर था विभाजन का और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का, वो एक तरह से खारिज हो गया, उल्टा हुआ, नेशनल इंटीग्रेशन और मजबूत हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा मजबूत हो गई कि वही परिवर्तन ला सकती है, ये कोई स्टेट वैसे ही कर दे ऐसा नहीं हो सकता। शुक्रिया। इट वाज एन मैं मानता हूं कि ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी रादर देन। बिल्कुल, शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका, शुक्रिया सुरेश जी आपका। तो संविधान और संशोधन की हमारी इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कड़ी के साथ। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।